सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। आई होप आपको कैपिटल बजटिंग का पार्ट क्लियर होगा। ठीक है, उसमें जो सबसे मेन है वो आपका टेक्निक्स हैं। तो अभी देखते हैं कैसे इसमें वर्क करते हैं। सबसे पहले तो आप टेक्निक्स क्या हैं, कुछ ऐसी मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस को इंश्योर करते हैं। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है और कौन से में नहीं। तो इसको सबसे पहले 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज़ नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक, सेकेंड वन इज़ डिस्काउंटेड टेक्निक। नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक को हम ट्रेडिशनल भी कहते हैं, ये बहुत पुरानी टेक्निक है। ठीक है, और इसको हम मॉडर्न टेक्निक कहते हैं, ये नई हुई। डिफरेंस मेन क्या है इनके बीच कि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी डिस्काउंटेड फैक्टर नहीं आता है, लेकिन डिस्काउंटेड टेक्निक्स में डिस्काउंटेड फैक्टर होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर होगी। अब इसमें देखिए इसके अंदर भी पार्ट्स हैं, इसके अंदर टेक्निक्स हैं। जैसे नॉन डिस्काउंटेड के अंदर मेन पे बैक पीरियड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR। डिस्काउंटेड में आपका NPV IRR। डिस्काउंटेड पे बैक, अगेन पे बैक बहुत एक अच्छा टेक्निक था, लेकिन इसके ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए ही डिस्काउंटेड पे बैक आया। तो डिस्काउंटेड पे बैक आपका डिस्काउंटेड टेक्निक्स में आता है। देन योर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पे बैक पीरियड से। पे बैक पीरियड आपका बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, बहुत स्टार्टिंग, बहुत पहले से ये यूज़ होता है। ये इसलिए यूज़ होता है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखिए जब आप पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास 2 कंडीशंस आएंगी। पहला होगा जब आपके पास क्या होंगे, इवन कैश फ्लोज प्रोवाइड होंगे। दूसरे में आपके पास अनइवन कैश फ्लोज प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं पे बैक पीरियड में इवन कैश फ्लोज से हम कैसे कैलकुलेट करें। देखिए पे बैक पीरियड आपको क्या बताता है, आपने कहीं इन्वेस्ट किया तो कितने टाइम बाद आपका इन्वेस्टमेंट रिटर्न होगा। ठीक है, सपोज़ मैंने एक प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करे हैं, तो आज से कितने साल बाद मेरे ये 2 लाख रुपीज़ मुझे रिकवर हो जाएंगे, उसको हम कहते हैं पे बैक पीरियड। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पढ़ते हैं इवन कैश फ्लोज का। देखिए द क्वेश्चन इज इफ़ एन investment of rupees 1 lakh in a machine is expected to generate cash flows of 20,000 per annum for 10 years, calculate payback period। ध्यान से कि हमने एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले हमारे पास 1 लाख का है जो हमने इन्वेस्ट करा है। ठीक है, एक मशीन पे, और वो मशीन हमको अगले 10 साल तक कितना पैसा जनरेट करके दे रही है, 20,000। तो इसका हमको पेबैक पीरियड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल फॉर्मूला आप रखोगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लोज। इन्वेस्टमेंट आपका इनिशियल कितना था, 1 लाख, इसको हमने किससे डिवाइड करा, जो हमारे कांस्टेंट कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, 20,000 पर एनम फॉर 10 ईयर्स, राइट। तो आपने इसको डिवाइड किया, द आंसर विल बी 5 ईयर्स। हमेशा याद रखिएगा पेबैक का जो आंसर आएगा आपका पेबैक पीरियड वो ईयर्स में आता है। ठीक है, तो ये 5 ईयर्स तक है, यानी 5 साल बाद आपका इतना पैसा रिकवर हो जाएगा। ओके, ये हमारा है एक टेक्निक, इवन कैश फ्लोज। नेक्स्ट वन इज़ योर अनइवन कैश फ्लोज। अब ज़रूरी तो नहीं कि आपको हर साल 20 ही मिले, ऐसा नहीं है, चेंजेस आ सकते हैं कैश फ्लोज में। तो इसके लिए अब हम कौन सी टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। अनइवन कैश फ्लोज, अ फर्म रिक्वायर्स इनिशियल कैश आउटफ्लो। देखो जहाँ पे आउटफ्लो है, ठीक है, वो मतलब आपने इन्वेस्ट करा है, वो आपका खर्चा है, पैसा बाहर जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दिया हो, जैसे ये तो 1 2 3 4 करके स्टार्ट है, अगर क्वेश्चन में आगे से ईयर्स में 0 हो, 0 ईयर, मतलब वो भी आपका इन्वेस्टमेंट को शो करता है। उसके अलावा अगर उसके आगे आउटफ्लो लिखा है, लाइक जो यहाँ पे लिखा है, वो भी आपका एक्सपेंडिचर है, मतलब आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और अदरवाइज कुछ अमाउंट आपकी ब्रैकेट के अंदर दी है तो वो नेगेटिविटी शो करती है, नेगेटिव अमाउंट शो करता है, इट मीन्स वो आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अनइवन कैश फ्लो देखते हैं। अब इसमें सिंपल एक आपको दे रखा है कि हमने इनिशियल आउटफ्लो हमारा कितना हो रहा है, 20,000 लग रहे हैं, और उस इन्वेस्टमेंट पे हमको कैश फ्लो 5 साल के लिए कितने मिल रहे हैं। ठीक है, 6,000, 8,000, 5, 4, 4। क्लियर, इतना ही आपको क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, ये वाला पार्ट अभी नहीं है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। ये आपको आता होगा, ऐड ऑन करते रहेंगे, इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी, तो 6,000, उसके बाद 6,000 + 8 14, 14 + 5 19,
देन 19 + 4 23, 23 + 4 27। तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आ चुकी है, ठीक है। सम टोटल इतना आ चुका है कि 5 साल तक आपके पास इतना पैसा जनरेट हो चुका है। अब आप देखो इसमें कैसे हमको फाइंड करोगे। इसके लिए सिंपल मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ, A + B / C। अब आप कैसे करोगे, देखो यहाँ हमारे पास क्या है 6 40 19, हमको कितना पैसा रिकवर करना है 20। तो यहाँ 20 से तो ज़्यादा आ जाएगा, 4th ईयर में 23, हमें उतना आगे नहीं जाना है, हमें देखना है मेरे लिए कितने टाइम में हो जाएगा। तो उससे कम वैल्यू है 19, ठीक है। 19 कौन से ईयर में है, 3rd ईयर में। तो ए में आपका क्या जाएगा, जो प्रीसीडिंग ईयर है। 19 आप कब अर्न कर लोगे, 3rd ईयर में, तो आपका आ जाएगा। उसके अलावा अभी हमको कितना रिमेनिंग अमाउंट है 1000, राइट, क्योंकि हमारा इनिशियल आउटफ्लो कितना है 20। अब आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, इसके लिए अब आप देखोगे B / C। अब B हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 20,000 हमको रिक्वायर्ड है, 20,000 माइनस प्रीसीडिंग ईयर में हमको कितना मिल जाएगा, तीसरे साल में 19,000। तो 20,000 माइनस 19,000, द रिमेनिंग विल बी 1,000, ठीक है। तो वो 1,000 आपका B है। तो अब C क्या अमाउंट है, जो उसके जस्ट नेक्स्ट प्रीसीडिंग है, कि उसके नेक्स्ट ईयर में हमारे पास कितना आता है कैश फ्लो, 4,000, राइट। तो ये आपका C अमाउंट है, C। आप ये वैल्यूज़ को यहाँ रखोगे, 3,000 + 20,000 माइनस 19,000 डिवाइडेड बाय 4,000, योर आंसर विल बी 3.25 ईयर्स, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, मतलब आपका क्या है कि 3.2, अगर जब ये वैल्यू आप देखोगे तो 3 साल और नेक्स्ट ईयर के 2 मंथ्स आपके इसमें लग जाएंगे, ठीक है, इतना अमाउंट आपको रिकवर करने के लिए। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अनइवन के लिए सबसे मेन है ABC का आप याद रखना कॉन्सेप्ट, AB इन सेम लाइन, ठीक है, प्रीसीडिंग ईयर, यहाँ जो हमारी रिमेनिंग अमाउंट है डिवाइडेड बाय जस्ट डाउन, उसके आप देखोगे C, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट करा पे बैक। अब देखिए इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ते हैं। एडवांटेज तो सबसे सिंपल है, ये बहुत कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ट्रेडिशनल है, आज भी इसको मैक्सिमम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये क्या बताता है, लिक्विडिटी। आपको ये बता रहे हैं ना आपका पैसा कब जनरेट हो रहा है, तो ये आपकी लिक्विडिटी बताता है, ठीक है। ये इसके एडवांटेजेस हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसका डिसीजन रूल क्या है। आप क्या करोगे, अगर हम इसके डिसीजन रूल की बात करते हैं, तो पहला तो या तो हम क्या कर लेंगे, एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे कि हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स में 3 साल के अंदर अगर रिकवरी हो जा रही है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। या तो हमने स्टैंडर्ड सेट करा। अदरवाइज़ एक और हमारे पास क्राइटेरिया है, सपोज हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं A और B, ठीक है। तो जिसका मिनिमम आएगा, जो हमारा मिनिमम पे बैक पीरियड जिसमें होगा, सपोज A का हमने पे बैक निकाला 3 ईयर्स आ रहा है, ठीक है, और B का जब हम निकाल रहे हैं तो ये 5 ईयर्स आ रहा है। तो A वाले प्रोजेक्ट को, जिसका शॉर्ट है एकदम पे बैक पीरियड, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। तो इसका डिसीजन रूल है, या तो वो आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हो, उससे कम हो, या फिर जिसका अर्ली आ जाए पे बैक पीरियड, आप उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हो। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले तो ये कि ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं करता। हम फ्यूचर कैश फ्लो की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे 10 साल बाद 5 साल बाद इनकी वैल्यू इतनी रहेगी, नहीं, तो ये उसको कंसिडर नहीं करता है, एक ड्रॉबैक है। दूसरा ड्रॉबैक इसमें क्या है, लेट अस सपोज ये मेरे पास 2 प्रोजेक्ट है A और B। आप इसके कैश फ्लोज का पैटर्न देखिए, इसका क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है A का, राइट, और B का पहले डिक्रीज़ था फिर इंक्रीज़ करके चल रहा है। लेकिन अगर मैं पे बैक कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है मेरा A का पे बैक जल्दी आ जाए, ठीक है। तो एज़ पर पे बैक थ्योरी मुझे ये कहना है कि A प्रोजेक्ट को ऑप्ट करूँ। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मैंने क्या मिस करा, B हो सकता था स्टार्टिंग में कम देता, कैश इनफ्लोज कम जनरेट होता, लेकिन बाद में इसमें ज़्यादा थे। तो ये उस पेबैक पीरियड के बाद के जो हमारे कैश फ्लो जनरेट हो रहे हैं उसको कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। सिर्फ इतना है कि अगर मेरे इतने साल में रिकवर हो गया है तो इट्स ओके, फाइन, मुझे यहीं पे करना है, राइट। इसमें हो सकता है कि बाद में रिकवर हो रहा हो, तो मैंने इस प्रोजेक्ट को ऑप्ट किया, लेकिन उसके बाद इसमें मेरे कैश फ्लो ज़्यादा थे, तो ये इसका ड्रॉबैक है। तो आई होप आपको पे बैक का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक यू।